क्या कभी इस अजीब बात पे गौर किया गया है कि जिस नौकरी या मतलब जिस इंटरव्यू की हमें सबसे कम परवाह होती है, उसी का ऑफर लेटर सबसे पहले क्यों आता है? हाँ, बिल्कुल। और जिसके लिए हम सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, वो मिलता ही नहीं। एग्जैक्टली मतलब जिसके लिए हम रातों की नींद खो देते हैं, पसीने से तरबतर होकर बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वो मुट्ठी में बंद रेत की तरह ना बड़ी तेजी से फिसल जाता है। सही बात है। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है जो लगभग हम सभी ने कभी ना कभी महसूस किया ही है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि जो चाहिए उसके पीछे भागो। कड़ी मेहनत करो। हाँ, एड़ी चोटी का जोर लगा दो। लेकिन जब बात मानवीय भावनाओं, आकर्षण और जीवन के बड़े अवसरों की आती है, तो ये जो हसल कल्चर है या भागदौड़ वाली मानसिकता है, ये बुरी तरह से फेल हो जाती है। 100% सच है ये। तो आज हम इसी रहस्य को डिकोड कर रहे हैं। इस चर्चा का हमारा मिशन बस यही समझना है कि आखिर क्यों पीछा करने की ऊर्जा चीजों को दूर धकेलती है। और कैसे जाने देने यानी लेट गो करने की मानसिकता असल में एक चुंबक की तरह काम करती है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। मतलब ये जो विरोधाभास है ना, ये बड़ा अजीब है। देखो, इस पूरे विरोधाभास की जड़ हमारी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और हमारे अवचेतन मन में यानी हमारे सबकॉन्शियस में छिपी है। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग मूल रूप से कमी या लैक पर फोकस करने के लिए डिजाइन किया गया है। आदि मानव के समय में अगर कोई इंसान इस बात पर फोकस नहीं करता कि खाना कहाँ कम है या खतरा कहाँ है, बिल्कुल, तो वो जिंदा ही नहीं बचता। इसलिए जब आज के दौर में हम किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो हमारा दिमाग तुरंत उसी कमी वाले मोड में चला जाता है। मतलब वो सर्वाइवल मोड ऑन हो जाता है। हाँ, वो ये मान लेता है कि मेरे पास ये नहीं है, इसलिए मेरा अस्तित्व खतरे में है। और यहीं से हताशा या जो डेस्परेशन है ना, वो जन्म लेता है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि यूनिवर्स हमारे शब्दों पर नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक भावनाओं या एनर्जी पर प्रतिक्रिया देता है। ओके, तो जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, तो हम असल में अपने आसपास के माहौल को या यूनिवर्स को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हम भीतर से खाली हैं, हम डरे हुए हैं। अरे वाह, ये डर वाली बात ना बहुत गहरी है। इसे समझने के लिए एक रूपक लेते हैं, मतलब एक एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। किसी लक्ष्य के पीछे हताशा में भागना बिल्कुल वैसा ही है जैसे तितली को पकड़ने की कोशिश करना। अरे हाँ, वो तितली वाला उदाहरण बहुत सटीक है। है ना? जितना आप तितली के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही तेजी से उड़ जाती है। लेकिन अगर आप शांत बैठ जाएं, तो हो सकता है वो खुद आपके कंधे पर आकर बैठ जाए। एग्जैक्टली। या फिर इसे ऐसे भी देख सकते हैं जैसे हैंड ब्रेक लगाकर कार चलाना। ओ, ये भी अच्छा है। हम एक्सेलरेटर तो पूरी ताकत से दबा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो तनाव और डर है वो उस हैंड ब्रेक की तरह है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। बिल्कुल। इंजन पर भयानक दबाव पड़ रहा है, ऊर्जा पूरी खर्च हो रही है, लेकिन कार अपनी जगह से मुश्किल से ही हिल पा रही है। और हम सोचते हैं कि यूनिवर्स या दुनिया हमारे खिलाफ है। जबकि असल में हमारा अपना आंतरिक घर्षण ही हमारी प्रगति को रोक रहा है। और वो घर्षण सिर्फ हमारे अंदर तक सीमित नहीं रहता ना, वो हमारे बाहरी व्यवहार में भी दिखने लगता है। 100%। जब हम उस हैंड ब्रेक वाली स्थिति में होते हैं, तो हमारे माइक्रो बिहेवियर्स यानी छोटी छोटी हरकतें बदलने लगती हैं। जैसे आवाज का टोन बदल जाना। हाँ, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बात करने का तरीका, सब कुछ उस हताशा को चीख चीख कर बयां करता है। मतलब सामने वाले को पता चल जाता है। बिल्कुल। लोग अक्सर आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादुई चीज मान लेते हैं, जैसे कि बस सोच लिया और मिल गया। हाँ, जैसे कोई जादू की छड़ी हो। लेकिन इसका एक बहुत ही ठोस मनोवैज्ञानिक आधार है। जब कोई इंसान डेस्परेशन में होता है, तो सामने वाला व्यक्ति उस घबराहट को अवचेतन स्तर पर महसूस कर लेता है। इंसानी दिमाग हताशा को एक खतरे के अलार्म की तरह देखता है। बिल्कुल सही कहा। इस अलार्म वाले कंसेप्ट को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, खास तौर पर डेटिंग और रिश्तों के परिदृश्य में, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। हाँ, रिश्तों में तो ये बहुत आम है। मान लीजिए एक इंसान है जो भयंकर अकेलेपन से गुजर रहा है। उसके दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि जब तक मेरी जिंदगी में कोई पार्टनर नहीं आएगा, मैं खुश नहीं हो सकता। वो कमी वाली फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वो डेट पर जाता है और उसका हर सवाल, हर नजरिया इसी बात पर टिका होता है कि सामने वाले को कैसे भी करके बस रोक लिया जाए। वो इंसान असल में खाली बर्तन की तरह व्यवहार कर रहा है। एग्जैक्टली। जो उम्मीद कर रहा है कि कोई दूसरा आके उस बर्तन को भर दे, उसकी सारी उदासी मिटा दे। लेकिन ये खाली बर्तन वाली स्थिति
सामने वाले व्यक्ति पर एक अदृश्य लेकिन बहुत भारी मनोवैज्ञानिक दबाव डाल देती है। जाहिर है, कोई भी इंसान किसी दूसरे के खालीपन को भरने की जिम्मेदारी क्यों लेना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लेना चाहेगा। ये बहुत थका देने वाला काम है। इसीलिए जब कोई बहुत ज्यादा डेस्परेट होकर किसी रिश्ते के पीछे भागता है, जैसे लगातार टेक्स्ट मैसेज करना, हाँ, तुरंत रिप्लाई करना या हर वक्त अपनी उपलब्धता दिखाना, तो वो असल में सामने वाले को दूर धकेल रहा होता है। और इसके बिल्कुल विपरीत वो मानसिकता है जहां एक इंसान खुद में पूर्ण है। सही बात है। वो अपनी जिंदगी में खुश है, अपने करियर पर ध्यान दे रहा है, अपने शौक पूरे कर रहा है। उसे सोलो डेट्स पर जाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। और ये जो खुद में पूर्ण होने वाली बात है ना, ये रिश्तों के पूरे डायनामिक्स को पलट कर रख देती है। मतलब ऐसे इंसान का नजरिया ये नहीं होता कि तुम मेरी जिंदगी पूरी करने आए हो। नहीं, बल्कि उसका नजरिया ये होता है कि मेरी जिंदगी पहले से ही पूरी और खूबसूरत है। कोई भी पार्टनर इसमें सिर्फ एक एड ऑन या एक बोनस की तरह होगा। बोनस, वाह। और कमाल की बात यह है कि यही बोनस वाली मानसिकता सबसे बड़ी चुंबक साबित होती है। बिल्कुल। लोग उसी इंसान की तरफ खींचे चले आते हैं जो अपने आप में एक पार्टी की तरह है, जहां सब कुछ पहले से बढ़िया चल रहा है। कोई भी उस इंसान के पास नहीं जाना चाहता जो रोते हुए ये कह रहा हो कि प्लीज मेरी जिंदगी संवार दो। मनोविज्ञान में इसे सिक्योर अटैचमेंट या सुरक्षित जुड़ाव की ऊर्जा कहा जाता है। जब किसी इंसान को ये डर नहीं होता कि कोई उसे छोड़कर चला जाएगा, तो वे एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास बिखेरता है। यहाँ बहुत सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जी, क्योंकि ये नियम सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर हम इस पूरे मैकेनिज्म को उठाकर हमारे प्रोफेशनल जीवन यानी नौकरी के इंटरव्यू में रख दें, तो वहां भी नतीजे बिल्कुल समान होते हैं। एकदम सेम। उस उम्मीदवार की कल्पना कीजिए जो इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा है। उसके दिमाग में लूप चल रहा है, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, EMI कैसे भरूंगा। ये तो सीधे सीधे फाइट और फ्लाइट मोड हो गया। हाँ, जब दिमाग को लगता है कि अस्तित्व खतरे में है तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। ऐसे में जो सोचने समझने की क्षमता होती है वो ब्लॉक हो जाती है। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, पसीना आने लगता है। और अंदर जाते ही सवालों के जवाब में इंसान लड़खड़ाने लगता है। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चीख रही होती है, मुझे बचा लो। और इंटरव्यू लेने वाले पैनल को ये नर्वसनेस तुरंत पकड़ में आ जाती है। वे देखते हैं कि ये व्यक्ति दबाव को नहीं झेल पा रहा है। और यही वो हताशा है जो उसके रिजेक्शन का कारण बन जाती है। उस दबाव में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पूरी तरह से काम करना बंद कर देती हैं। इसके उलट जो दूसरा उम्मीदवार है, जिसकी तैयारी पहले वाले के बराबर ही है, लेकिन उसका माइंडसेट अबंडेंस या प्रचुरता का है। वो क्या सोचता है? वो सोचता है अगर ये नौकरी मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो दुनिया में अवसरों की कोई कमी नहीं है, कुछ और बेहतर इंतजार कर रहा है। ये सोच उसके दिमाग से डर के बादल को तुरंत हटा देती है। उसका नर्वस सिस्टम शांत रहता है। वो ऐसे बात करता है जैसे दो प्रोफेशनल्स किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे हों, ना कि दया की भीख मांग रहा हो। बिल्कुल। और इस दूसरे उम्मीदवार ने असल में अपनी खुशी को एक बाहरी फल के साथ अटैच नहीं किया है। यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले उम्मीदवार ने अपनी पूरी पहचान उसे एक नौकरी के हाथ में गिरवी रख दी थी। और जब हमारी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो तो एंग्जाइटी होना तय है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? अगर हम समझ गए हैं कि नौकरियों या रिश्तों में डेस्परेशन खराब है, तो उन लोगों का क्या जो मैनिफेस्टेशन की तकनीकें अपनाते हैं? ओह, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, मतलब लोग डायरी में रोज लिखते हैं, एफर्मेशंस करते हैं, क्या वे भी इस जाल में फंस सकते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आज के समय का एक बहुत बड़ा जाल है। अच्छा, वो कैसे? मैनिफेस्टेशन का मूल विचार ये है कि आप अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट हों, लेकिन अक्सर लोग इसके नाम पर एक अलग ही ओवरथिंकिंग में फंस जाते हैं। जैसे कोई रोज सुबह लिख रहा है कि मुझे ये नौकरी मिल रही है, लेकिन पूरा दिन वो बेचैनी से अपना ईमेल रिफ्रेश करता रहता है। अरे हाँ, बार बार चेक करना कि काम हुआ या नहीं। वो यूनिवर्स से पूछ रहा है कि मेरा काम कब होगा। ये असल में प्रचुरता नहीं है, ये हताशा का ही एक नया रूप है। इसे तो हम उस उदाहरण से समझ सकते हैं जहां किसी ने जमीन में एक बहुत ही कीमती बीज बोया है। हाँ, बीज बोने के बाद तो उसे पानी देना होता है। बिल्कुल, और धूप में रखकर उसे अपना काम करने देना होता है। लेकिन वो इंसान इतना डेस्परेट है कि वो हर सुबह मिट्टी खोदकर चेक करता है कि उसमें से अंकुर फूटा या नहीं। जाहिर है, इस रोज रोज की बेचैनी से वो बीज कभी पनप ही नहीं पाएगा, वो मिट्टी में ही मर जाएगा। और मैनिफेस्टेशन के नाम पर हम यूनिवर्स के साथ यही कर रहे हैं। हम सतह पर सकारात्मकता का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वही कमी वाली फ्रीक्वेंसी चल रही होती है। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया में जो कदम सबसे ज्यादा मिसिंग होता है वो है लेटिंग गो, यानी
जाने देना या सरेंडर करना। मतलब यूनिवर्स से प्लीज मुझे ये दे दो कि गुहार लगाना असल में खुद में संतुष्ट न होने की निशानी है। बिल्कुल सही तरीका ये है कि इच्छा रखें, अपनी तरफ से 100% प्रयास करें और फिर उस लक्ष्य से अपनी भावनात्मक निर्भरता को पूरी तरह हटा लें। ये सब थ्योरी में सुनने में बहुत तार्किक लगता है, बहुत शांत लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली मुश्किल है ना? हाँ, हम सब जानते हैं कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। जब किसी चीज की सख्त जरूरत होती है तो ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर आना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। भावनाओं को स्विच ऑफ करने का कोई बटन तो होता नहीं है। वही तो इस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकलने का व्यवहारिक या कहें प्रैक्टिकल तरीका क्या है? इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है अपने अवचेतन मन के रीप्रोग्रामिंग करना। वो कैसे करते हैं? हमारे स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार या मंत्र दिया गया है, जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा ही। What is meant for me will come to me। जो मेरे लिए बना है वो मुझ तक आएगा ही। बहुत गहरा है ये। और इसे सिर्फ एक बार कहने से काम नहीं चलता। न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान बताता है कि दिमाग में नए रास्ते बनने में समय लगता है। तो इसे कितनी बार करना चाहिए? रोज रात को सोने से ठीक पहले, जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है, इस विचार को कम से कम 21 दिनों तक लगातार दोहराने की सलाह दी गई है। अच्छा, 21 दिन का समय इसलिए अहम है ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाए। हाँ, जब ये विचार गहराई में बैठ जाता है तो रोजमर्रा की जिंदगी से हताशा खुद ब खुद छंटने लगती है। हम पीछा करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहूंगा। बताइए, क्या बात है? व्यवहारिक दुनिया में मान लीजिए किसी ने 100% दिया, उसने दिन रात एक कर दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी अंत में उसे एक बहुत ही बुरा रिजेक्शन मिला, नौकरी किसी और को मिल गई या पार्टनर छोड़ के चला गया। ये बहुत तकलीफदेह होता है। बिल्कुल। उस गहरी भावनात्मक चोट और दर्द से कैसे निपटा जाए? क्या उस वक्त सिर्फ ये कह देना काफी है कि लेट गो कर दो? दर्द तो असली होता है ना? दर्द पूरी तरह से असली होता है। उसे महसूस करना इंसान होने की निशानी है। लेकिन उस दर्द के बाद हम रिजेक्शन को किस तरह प्रोसेस करते हैं, ये सब कुछ तय करता है। तो इसे कैसे प्रोसेस करना चाहिए? इस दर्द को एक अलग नजरिए से देखने के लिए भगवद गीता का एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक काम आता है। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फलों पर नहीं। एग्जैक्टली। हमारा नियंत्रण केवल हमारे इनपुट पर है, आउटपुट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब हम इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारी समझ बहुत सीमित है। बिल्कुल। हम भविष्य नहीं देख सकते। हो सकता है वो नौकरी जिसके लिए हम रो रहे हैं वो 2 साल बाद हमें भयानक स्ट्रेस देती, या वो इंसान जिसके जाने पर हम टूट गए हैं वो आगे चलकर हमारे विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता। ये सोचने का नजरिया ही अलग है। और यहीं पर वो माइंडसेट शिफ्ट होता है। अगर चीजें हमारी मर्जी से हुई तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है कि वो ब्रह्मांड की मर्जी से हो रही हैं, जो हमेशा हमारी सीमित इच्छाओं से कई गुना बड़ी और बेहतर होती है। तो इस तरह रिजेक्शन असल में एक रिजेक्शन नहीं रहता। नहीं, वो एक रीडायरेक्शन बन जाता है। हमें किसी गलत रास्ते पर जाने से रोककर एक सही दिशा की ओर मोड़ा जा रहा होता है। रिजेक्शन को रीडायरेक्शन मानना ये सच में जिंदगी बदल देने वाला विचार है ना? ये हर हाल में एक विन विन स्थिति बन जाती है। इसमें हारने का तो कोई विकल्प ही नहीं बचता। मनचाही चीज मिली तो जश्न मनाओ, नहीं मिली तो समझो कि कुछ उससे भी बड़ा इंतजार कर रहा है। और जब हारने का डर ही खत्म हो जाए तो फिर डेस्परेशन के लिए दिमाग में कोई जगह ही नहीं बचती। हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं जो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है। और यही वो असली आजादी है जहां से आकर्षण काम करना शुरू करता है। मतलब लोग और सफलताएं उस इंसान की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी यात्रा में मस्त है, जो बस अपना काम कर रहा है और ब्रह्मांड पर भरोसा रख रहा है। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है अगर हम इस चर्चा के धागों को समेटें? तो निष्कर्ष यही है कि असली सफलता चीजों के पीछे भागने में नहीं है, बल्कि खुद पर काम करने, वर्तमान में खुश रहने और परिणामों पर से अपना नियंत्रण छोड़ने यानी सरेंडर करने में है। बिल्कुल सही। अब इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। क्या सवाल है वो? हमेशा यही सिखाया गया है कि सफलता सब कुछ अपने कंट्रोल में रखने से मिलती है। हर चीज प्लान करने से। हाँ, लेकिन अगर अपने हाथों से नियंत्रण छोड़ देना ही हमें वो सब दिला सकता है जो हम चाहते हैं, तो जरा सोचिए। बहुत गहरी बात है ये। वर्तमान में हम अपनी जिंदगी के किन हिस्सों को जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें बस उनके हाल पर छोड़ देने की जरूरत है? ये विचार सच में आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। शायद जो चीजें भागने पर नहीं मिल रही वो रुक जाने पर खुद हमारे पास आ जाएं।
इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।